आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम तकनीक और सीखने के रिश्ते पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर कुछ ऐसे नए तरीकों पर जो शायद हमारे सोचने का नजरिया बदल दें। बिल्कुल। हमारे हाथ कुछ दिलचस्प स्रोत लगे हैं जो इस स्पेक्ट्रम के दोनों छोर दिखाते हैं। एक तरफ दिमाग तेज करने वाले डिजिटल एआई असिस्टेंट्स, हाँ, और दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं। हाँ, हमारे पास 2 कंप्यूटर किताबों के हिस्से हैं। पहला वाला, उसमें शिक्षा में काम आने वाले कई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उपकरणों की बात है। और दूसरा हमें एक बड़ी मजेदार चीज सिखाता है, पेपर सर्किट बनाना। सही। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा खंगाल कर देखेंगे कि ये अलग अलग तकनीकें सीखने वालों और सिखाने वालों के लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, ये कैसे हमारी रचनात्मकता या चीजों को समझने की ताकत बढ़ा सकती हैं। हाँ, तो चलिए पहले इन एआई टूल से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो पहला सोर्स है उसमें कई एआई टूल्स गिनाए गए हैं। लिस्ट तो खैर काफी लंबी है, पर कुछ खास पर ध्यान देते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्लाइड्स एआई का जिक्र है। अच्छा। हाँ, ये गूगल स्लाइड्स के साथ काम करता है और आपके लिखे हुए नोट्स को सीधे स्लाइड्स में बदल देता है। ये सुनने में तो कमाल का टाइम बचाने वाला लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए काफी काम का हो सकता है, खासकर जब डेडलाइन पास हो। सही बात। इसी तरह अगर किसी को अपने प्रोजेक्ट या वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो एम्पर म्यूजिक जैसा एआई टूल है। ये रॉयल्टी फ्री संगीत बना सकता है। रॉयल्टी फ्री मतलब आप उसे बिना बार बार लाइसेंस फीस दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें शायद संगीत की ज्यादा समझ ना हो पर अपने काम में जान डालना चाहते हैं। अच्छा, और रिसर्च के लिए शोध कार्य में मदद के लिए? उसके लिए भी कुछ टूल्स हैं, जैसे परप्लेक्सिटी एआई। सोर्स कहता है कि ये सवालों के सटीक जवाब देता है और ये भी बताता है कि जानकारी कहाँ से ली गई है। अच्छा, ये तो जरूरी है जानना कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। हाँ, ये किसी टॉपिक को गहराई से समझने में मददगार हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एआई भी है। हाँ, बिंग एआई जो सर्च इंजन में ही एआई जोड़ देता है, जिससे आपको फौरन समरी या जवाब मिल जाते हैं। ये तेजी से जानकारी खोजने के लिए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऐसे टूल हमें थोड़ा आलसी बना रहे हैं? क्या हम खुद जानकारी खोजने और उसे समझने की मेहनत कम कर देंगे? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। गूगल का भी एक टूल है, नोटबुक LM। हाँ, नोटबुक LM। इसमें आप अपने नोट्स या डॉक्यूमेंट अपलोड करके एआई से उसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, समरी मांग सकते हैं। ये तो जैसे आपका पर्सनल ट्यूटर बन गया। हाँ, बिल्कुल, जो आपके ही नोट्स पढ़ के आपको समझा रहा है। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एक अच्छा उदाहरण है। और फिर गूगल जेमिनाई है, जिसे गूगल अपना सबसे एडवांस्ड मल्टी मॉडल एआई कहता है। मल्टी मॉडल, इसका क्या मतलब? मल्टी मॉडल यानी ये टेक्स्ट, इमेज, कोड सब कुछ समझ सकता है। ये कोडिंग सिखाने, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने या अलग-अलग तरह की जानकारी को मिलाकर कुछ नया बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा, और हाँ, चैट जीपीटी का जिक्र तो है ही, वो तो आजकल हर जगह है। हाँ, चैट जीपीटी लिखने, कोड करने, नए आइडिया सोचने, मुश्किल बातें समझाने, कई कामों में ये मदद करता है। लेकिन इन सभी शक्तिशाली टूल्स के साथ ये ध्यान रखना जरूरी है ना कि एआई जो जानकारी दे रहा है वो हमेशा 100% सही या निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। उसकी जांच करना, उसको परखना हमारी जिम्मेदारी है। सही। अच्छा, रचनात्मक कामों के लिए एक और टूल का नाम है गूगल वियो। हाँ, वियो। ये टेक्स्ट के आधार पर हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है। सच में? वीडियो? हाँ, सोचिए, छात्र अपनी लिखी कहानी पर या शिक्षक किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आसानी से एक एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं। ये सीखने को कितना विजुअल और आकर्षक बना सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और शिक्षकों के काम को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट का भी जिक्र है। जी, को-पायलट। ये लेसन प्लान, वर्कशीट वगैरह बनाने में मदद करता है। तो इससे शायद शिक्षकों को पढ़ाने और बच्चों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय मिल पाए। पर क्या इससे हर टीचर के पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं हो जाएगा? रचनात्मकता कम तो नहीं होगी? ये भी एक बहस का मुद्दा है। बिल्कुल, एक संतुलन साधना जरूरी होगा। खैर, अब अगर कोडिंग या डिजिटल स्किल्स सीखने की बात करें, हाँ, तो code.org और स्क्रैच जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। स्क्रैच खास तौर पर बच्चों के लिए। हाँ, मैंने सुना है स्क्रैच के बारे में। वो ब्लॉक वाला है ना? हाँ, वही, जिसमें वो गेम या कहानी बनाते हुए कोडिंग के लॉजिक सीखते हैं।
इसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं, मतलब किसी समस्या को कंप्यूटर की तरह छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सोचना। अच्छा, और विज्ञान के छात्रों के लिए? उनके लिए PHET कोलोराडो के इंटरैक्टिव सिमुलेशंस हैं। ये कमाल के हैं। आप बिना लैब में गए फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रयोग कंप्यूटर पर करके देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, सुरक्षित भी है और मजेदार भी। बिल्कुल। और खान अकेडमी तो है ही, जो सालों से गणित से लेकर इतिहास तक कई विषयों पर मुफ्त वीडियो और अभ्यास सामग्री दे रही है। हाँ, खान अकेडमी तो काफी जानी मानी है। और अगर किसी की रुचि डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो ब्लेंडर 3D मॉडलिंग के लिए, फ्रिट्जिंग, हाँ फ्रिट्जिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन के लिए है और ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है। और टिंकरकैड भी है। टिंकरकैड, हाँ, ये शुरुआत करने वालों के लिए 3D डिजाइन और सर्किट सिमुलेशन के लिए अच्छा है। इतने सारे टूल्स हैं, अगर किसी को अपने खास काम के लिए सही AI टूल ढूंढना हो तो? उसके लिए भी सोर्स में बताया है। इज देयर एन AI फॉर दैट नाम की एक डायरेक्टरी है। अच्छा। और GPD स्टोर भी है, जहां खास कामों के लिए बने बनाए AI असिस्टेंट्स भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये AI टूल सीखने के कई पहलुओं में मदद कर सकते हैं, जानकारी खोजने से लेकर मुश्किल स्किल सीखने और यहाँ तक कि रचनात्मक काम करने तक। हाँ। ये डिजिटल दुनिया में हमारे सीखने की क्षमता को बढ़ाने का वादा करते हैं, लेकिन जैसा हमने कहा, इनके इस्तेमाल में समझदारी और थोड़ी आलोचनात्मक सोच जरूरी है। बिल्कुल, ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात, जहाँ AI हमारा दिमाग तेज करने में मदद कर रहा है। लेकिन क्या तकनीक सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित है? हमारा दूसरा सोर्स हमें एक बिल्कुल अलग, मतलब हाथों से चीजें बनाने वाली दुनिया में ले जाता है। ये बताता है पेपर सर्किट के बारे में। हाँ, पेपर सर्किट। हाँ, कागज पर सर्किट। हाँ। ये कैसे मुमकिन है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये सच है। पेपर सर्किट असल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होते हैं, लेकिन वो किसी हरे या भूरे रंग के प्लास्टिक बोर्ड, जिसे PCB कहते हैं, उस पर नहीं। हाँ, वो सर्किट बोर्ड बल्कि कागज या कार्ड पर बनाए जाते हैं। सोर्स बताता है कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें बनाना आसान है और सामान भी, मतलब क्राफ्ट स्टोर या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। तो मतलब कोई भी इसे बना सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है फिर? हाँ, काफी हद तक। सोर्स कहता है कि लोग इससे ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं जिनमें LED लाइट जलती है। अरे वाह! या अपनी पेंटिंग, ड्राइंग या ओरिगामी, मतलब कागज मोड़ने की कला, उसमें जान डाल देते हैं। सोचिए, एक जन्मदिन कार्ड खोला और उसमें एक छोटी सी लाइट जल उठी। कमाल है, ये तो कला और इलेक्ट्रॉनिक्स का गजब का मेल है। बिल्कुल। तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, क्या चाहिए? सोर्स के मुताबिक आपको चाहिए थोड़ा मोटा कागज या कार्ड स्टॉक, एक छोटी 3V LED लाइट। LED मतलब वो छोटा सा बल्ब? हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड जो कम बिजली लेता है, एक कॉइन सेल बैटरी जैसे घड़ियों में लगती है, CR2032 टाइप की 3V वाली। अच्छा, वो चपटी वाली बैटरी। हाँ, और सबसे जरूरी चीज, प्रवाहकीय कॉपर टेप। कॉपर टेप? हाँ, तांबे की टेप। हाँ, ये तांबे की टेप होती है जिसमें गोंद लगा होता है और ये बिजली को बहने देती है, मतलब कंडक्टिव होती है। और चिपकाने के लिए सादा टेप या ग्लू। अच्छा, कॉपर टेप बिजली कंडक्ट करती है क्योंकि तांबा धातु है और धातुएं बिजली की अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है, समझ गए। बनाने का तरीका क्या है? सोर्स ने इसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है। सबसे पहले एक प्लान बनाना होता है, सर्किट कैसा दिखेगा। आप चाहें तो दिए गए डायग्राम का प्रिंट लेकर उसे कार्ड पर चिपका सकते हैं। फिर उस डायग्राम की लाइनों पर कॉपर टेप चिपकानी होती है। यहाँ ध्यान रखना है कि टेप एकदम सपाट चिपके, उसमें सिलवटें न हो, और कोनों पर टेप को काटने के बजाय मोड़ना बेहतर है। मोड़ना क्यों? काटने से क्या होगा? मोड़ने से बिजली का रास्ता, मतलब कंडक्शन, बना रहता है। अगर आप टेप को काटकर दो टुकड़ों को कोने पर मिलाएंगे तो हो सकता है उनके बीच ठीक से कनेक्शन ना बने और सर्किट काम ना करे। अच्छा, तो मोड़ना ज्यादा भरोसेमंद है। समझ गई। टेप लगाने के बाद? इसके बाद LED लगानी है। LED के दो पैर होते हैं, एक लंबा एक छोटा। लंबा वाला पॉजिटिव प्लस और छोटा वाला नेगेटिव माइनस। अच्छा, प्लस और माइनस। हाँ, इन्हें कॉपर टेप के सही रास्तों पर रखना होता है। लंबा पैर प्लस वाले टेप पर, छोटा पैर माइनस वाले टेप पर। फिर इनके पैरों को साफ टेप से मजबूती से चिपका देना होता है। ये पोलैरिटी यानी प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, वरना LED नहीं जलेगी। बिल्कुल, क्योंकि करंट गलत दिशा में जाने की कोशिश करेगा और LED उसे रोक देगी। ठीक है, LED लग गई, अब बैटरी। हाँ, अब बैटरी की बारी। कॉइन सेल बैटरी में भी एक तरफ प्लस निशान होता है, उसे कॉपर टेप के पॉजिटिव रास्ते की तरफ रखना है। इसे भी टेप या पेपर क्लिप से टिका देना है। और फिर जादू, LED जल जाएगी। हाँ, लगभग। सोर्स कहता है कि अब बैटरी को टेप पर थोड़ा दबा कर रखें। अगर सब कुछ सही जुड़ा है तो सर्किट पूरा हो जाएगा और बूम, LED जल उठेगी। वाह! ये वो आहा वाला पल होता है
जब आप देखते हैं कि आपने कागज और टेप से एक काम करने वाला सर्किट बना लिया। मजेदार। लेकिन अगर एलईडी ना जले तो अक्सर पहली बार में गड़बड़ हो ही जाती है ना? हाँ, हो जाती है। और इसीलिए सोर्स में कुछ बढ़िया ट्रबल शूटिंग टिप्स, मतलब समस्या निवारण के उपाय भी दिए हैं। अच्छा, क्या है वो? जैसे चेक करें कि टेप हर जगह सपाट चिपकी है या नहीं, सिलवटें तो नहीं है, कोने ठीक से मुड़े हैं और कनेक्शन टूटा तो नहीं, कहीं कॉपर टेप के दो अलग रास्ते एक दूसरे को छू तो नहीं रहे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब बिजली गलत रास्ते से बह जाए। हाँ, शॉर्ट सर्किट। टेप कहीं से टूटी या फटी तो नहीं, एलईडी के पैर टेप से मजबूती से चिपके हैं, बैटरी की पोलैरिटी प्लस माइनस सही है, ओके। सब ठीक लगे, फिर भी ना जले तो नई बैटरी या नई एलईडी लगाकर देखें, हो सकता है वो खराब हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और एक और टिप है, अगर एक से ज्यादा एलईडी लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि सब एक ही रंग की हो, क्योंकि अलग अलग रंग की एलईडी को कभी-कभी अलग वोल्टेज चाहिए होता है, तो शायद वो एक साथ ठीक से ना जले। अच्छा, ये टिप्स तो बहुत काम के हैं। सोर्स में सर्किट डायग्राम के सिंबल भी दिखाए गए हैं, बैटरी, रेजिस्टर, एलईडी के निशान। ये तो स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई को कितना मजेदार और हाथ से करके सीखने वाला बना देता है। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज जो इतनी मुश्किल लगती है, उसे आप आर्ट प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं। बिल्कुल, ये अमूर्त कॉन्सेप्ट्स को, मतलब जो चीजें दिखती नहीं है, उन्हें ठोस बना देता है। आप बिजली के बहाव को सचमुच कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी अपने बनाए हुए कलात्मक डिजाइन में। हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक सीखने के कितने अलग अलग और रचनात्मक रास्ते खुल सकती हैं। सिर्फ स्क्रीन पर क्लिक करना ही तकनीक नहीं है। तो आज हमने सीखने में तकनीक के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखे। एक तरफ एआई है, डिजिटल, ताकतवर, जो हमारे सोचने, रिसर्च करने, लिखने, कोड करने, यहाँ तक कि कला बनाने में भी हमारी मदद कर सकता है। आज दिमागी काम को आसान और तेज बनाता है। और दूसरी तरफ पेपर सर्किट जैसी चीजें हैं, सरल, हाथों से बनने वाली। हाँ, बिल्कुल फिजिकल। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों की नींव मजबूत करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती हैं और विज्ञान को कला से जोड़ती हैं। यहाँ आप चीजों को छूकर, बनाकर सीखते हैं। सही कहा। दोनों ही तरीके दिखाते हैं कि तकनीक कितनी विविध है और अलग-अलग लोगों के सीखने के अंदाज और रुचियों के हिसाब से कैसे ढल सकती है। हाँ, कुछ लोग शायद एआई टूल्स से ज्यादा सीखते हैं, तो कुछ को हाथ से बनाकर सीखने में ज्यादा मजा आता होगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं, डिजिटल एआई और ये फिजिकल हाथ से बनाने वाली तकनीक, कैसे अलग-अलग तरह के कौशल और समझ विकसित करती हैं। एआई शायद हमें तेजी से जानकारी प्रोसेस करने और जटिल पैटर्न समझने में मदद करे, जबकि पेपर सर्किट बनाने से सर्किट कैसे काम करता है इसकी बुनियादी ठोस समझ मिलती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में सीखना कैसा होगा जब ये दोनों दुनियाएं और करीब आएंगी। क्या हम ऐसे प्रोजेक्ट्स देखेंगे जहां छात्र, मान लीजिए, एआई की मदद से सर्किट का कोई अनोखा डिजाइन तैयार करें? हाँ। और फिर उसे पेपर सर्किट के रूप में खुद बनाए? हाँ। या शायद ऐसे इंटरैक्टिव पेपर आर्ट बनाएं जो किसी ऐप या एआई से जुड़े हों? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, कि कैसे हम डिजिटल और फिजिकल तकनीकों को मिलाकर सीखने के और भी बेहतर और भी आकर्षक अनुभव बना सकते हैं। इस पर सोचा जा सकता है। वाकई एक विचारणीय प्रश्न। आज इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद।